नमस्कार, आप सुन रहे हैं ध्येय रेडियो पर अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़ा ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम मेरे यानी विवेक ओझा के साथ। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो अफगानिस्तान और तालिबान की शांति वार्ता से जुड़ा है। कल यानी 14 मई को कतर में अफगान सरकार और तालिबान के बीच एक शांति वार्ता पीस टॉक्स को बढ़ाने के लिए बैठक हुई है। इस विषय पर चर्चा करने के क्रम में हम जानेंगे कि अभी तक तालिबान और अफगानिस्तान में शांति वार्ता के लिए कौन सी जगहों पर बैठकें हुई हैं, समिट्स कौन से हुए हैं, कौन से कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, आयोजित किए गए हैं, किन किन देशों ने उनमें भाग लिया है, शांति वार्ता बैठकों में क्या निष्कर्ष निकले हैं और तालिबान क्या एक पीसफुल और स्टेबल अफगानिस्तान के हक में अपनी हिंसक मानसिकता कभी छोड़ेगा। 14 मई को अफगान सरकार की वार्ताकार टीम और तालिबान के लीडर की दोहा के कतर में शांति वार्ता को मजबूती देने के लिए बैठक हुई। अफगानिस्तान सरकार ने और तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन दोनों ने ही कंफर्म किया कि दोनों पक्ष शांति वार्ता के लिए मिले। दोनों पक्षों ने इंट्रा अफगान नेगोशिएशन यानी अंतरा अफगान वार्ता को मजबूती देने पर बल दिया है। दोनों पक्षों ने ईद के बाद भी शांति वार्ता को जारी रखने पर जोर दिया है। तालिबान ने अभी ईद के ही उपलक्ष्य में 3 दिन के युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा भी की थी। अप्रैल 2021 में टर्की में अफगान शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना था, लेकिन तालिबान ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया था और इसके चलते इस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया था। दरअसल जब तालिबान ने यह सुना कि अमेरिका 1 मई को नहीं बल्कि 11 सितंबर 2021 तक अपनी फौजें अफगानिस्तान से हटाएगा तो तालिबान का शांति वार्ता में सहयोग करने का मन बदल गया। तालिबान हमेशा से चाहता रहा है कि अमेरिका व नाटो की सेनाएं अफगान धरती से जल्द वापस चले जाएं। यही कारण है कि अफगानिस्तान में फिर से हिंसा का दौर देखा जा रहा है। अफगान सरकार और तालिबान में विचारधारा के स्तर पर एक बड़ा विरोधाभास है। तालिबान इस्लामिक शासन और शरिया कानून को मानता है, जबकि अफगान सरकार एक उदारवादी इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना करना चाहता है। यहाँ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि इंट्रा अफगान डायलॉग या इंट्रा अफगान नेगोशिएशन क्या है। इंट्रा अफगान डायलॉग का मतलब है कि तालिबान अफगान सरकार और उससे जुड़ी संस्थाओं से वार्ता करे, जो अभी तक तालिबान नहीं कर रहा था। तालिबान अफगान सरकार से किसी भी सूरत में वार्ता नहीं करने की नीति लंबे समय से अपनाए रखे हुए है। अफगान सरकार को वह अवैधानिक यानी इलिजिटिमेट मानता है और फरवरी 2019 में मॉस्को में जो बैठक हुई थी अफगान शांति वार्ता को लेकर, उसमें तालिबान काबुल के उन अफगान नेताओं के समूह से ही मिला था जो अशरफ घनी सरकार यानी अफगान सरकार के विरोधी थे। नवंबर 2018 में भी जो मॉस्को में बैठक हुई थी अफगान शांति वार्ता को लेकर, उसमें भी अफगान हाई पीस काउंसिल के प्रतिनिधियों से ही तालिबान मिला था और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रतिनिधि हैं या ये जो काउंसिल है ये भी नॉन गवर्नमेंटल है, गैर सरकारी है, यानी अफगान सरकार से उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो इसलिए इसने इससे वार्ता किया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस बात पर सहमति है कि जब तक एक ठोस और प्रभावी तालिबान शांति वार्ता नहीं हो जाती तब तक वास्तविक अर्थों में अफगानिस्तान में शांति स्थापना एक कठिन काम है। इसी क्रम में अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और स्वयं तालिबान भी शांति वार्ता के लिए उत्सुक दिखा है। जुलाई 2019 में कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने तालिबान का रुख साफ करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की टुकड़ी के अपने देश वापस लौटने की घोषणा के बाद ही तालिबान द्वारा अफगान सरकार के साथ वार्ता शुरू होगी। जुलाई 2019 में ही शांति मामलों के राज्य मंत्री अब्दुल सलाम रहीमी ने कहा था कि अफगानिस्तान सरकार शीघ्र ही तालिबान के साथ सीधी बातचीत करेगी, यानी जोर इस बात पर था कि तालिबान और अफगान सरकार के बीच डायरेक्ट बातचीत हो, जिसे हम इंट्रा अफगान डायलॉग कहते हैं। अफगान तालिबान ने भी साफ किया कि वह पाकिस्तानी पीएम के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। तालिबान ने यह भी साफ किया कि अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अफगानिस्तान में 18 साल से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए उन्हें बातचीत का निमंत्रण देते हैं तो वो पाकिस्तान जाकर उनसे मुलाकात के लिए तैयार हैं। हाल के समय में अमेरिका और कुछ अन्य शक्तियों द्वारा अफगानिस्तान से सेनाओं की वापसी के निर्णय ने तालिबान में अपने इस्लामिक एजेंडे के लिए एक नई ऊर्जा भर दी है।
2001 से यहाँ तैनात अंतर्राष्ट्रीय फौजों की संख्या में अब काफ़ी कमी भी आ गई है। लेकिन अमेरिका ने वर्ष 2017 में अपनी नई अफगान पाक रणनीति में परिवर्तन कर अपनी फौजों को वहां से तब तक न हटाने का निर्णय लिया था जब तक कि तालिबान मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल जाता। अब इसी क्रम में हमें यह जानने की ज़रूरत है कि अफगान या तालिबान शांति वार्ता कब कब आयोजित की गई और उसके क्या परिणाम निकले। नवंबर 2018 में तालिबान से वार्ता के लिए रूस द्वारा मॉस्को बैठक का आयोजन किया गया और रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने इस पे अपनी बातचीत रखी और इन लोगों ने कहा कि रूस और अन्य सभी प्रमुख देश अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तालिबान रूस में प्रतिबंधित है और ये जो बैठक हुई थी 2018 में, यहाँ भारत के अलावा मॉस्को की बैठक में अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और कुछ अन्य मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत ने इस तालिबान वार्ता बैठक में अनौपचारिक तरीके से भाग लिया था। अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत अमर सिन्हा और पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त TCA राघवन द्वारा 9 नवंबर 2018 को गैर आधिकारिक स्तर पर तालिबान के साथ मंच साझा करने पर भारत को सफाई भी देनी पड़ी थी, क्योंकि वर्ष 1999 में IC 814 विमान हाईजैक करने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि जब भारत सरकार के प्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से तालिबान से मिले हों। और कतर में तालिबान की राजनीतिक परिषद के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास के नेतृत्व में 5 सदस्यीय तालिबान प्रतिनिधि मंडल ने इस बैठक में भाग लिया था और अनौपचारिक स्तर पर भारत ने इस चीज़ को कहा था कि भारत अपने डेवलपमेंटल जो पार्टनरशिप है उसके माध्यम से ही एक शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। इसके बाद फरवरी 2019 में भी मॉस्को में तालिबान के साथ बैठक हुई थी, लेकिन इसमें अफगान सरकार शामिल नहीं हुई और इसमें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भाग लिया था। अफगान सरकार पर अमेरिका का प्रभाव रहा है और तालिबान अमेरिका विरोधी माना जाता है। ऐसे में नई व्यवस्था के तहत रूस अफगानिस्तान में तालिबान को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर देख रहा है। वह तालिबान के साथ सामान्य रिश्ता रखना चाहता है जिससे उसके कई हित सध सकते हैं। रूस नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में कोई भी नई व्यवस्था केवल अमेरिकी मध्यस्थता से बने। इससे अफगान सरकार पर अमेरिकी प्रभाव बना रहेगा और यहाँ रूस अपनी मौजूदगी भी बनाए रखना चाहता है। इसलिए रूस ने कई ऐसे समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करना शुरू कर दिया है जिससे वह तालिबान और अफगान सरकार के साथ चर्चा को एक दिशा दे सके। अब जानते हैं जुलाई 2019 में कतर की राजधानी दोहा में जो शांति वार्ता संपन्न हुई थी उसके बारे में। 7 से 8 जुलाई 2019 को कतर की राजधानी में अमेरिका तालिबान वार्ता को लेकर दोहा समझौता संपन्न किया गया था और इसमें मॉस्को वार्ता के बिंदुओं पर सहमति जताई गई थी। इसके साथ ही अमेरिका तालिबान से निर्णायक वार्ता 1 सितंबर 2019 तक कर लेना चाहता है, ऐसा अमेरिका ने साफ किया ताकि अमेरिका और नाटो फौजों की वहां से वापसी का मार्ग साफ हो सके। तालिबान से वार्ता की व्यग्रता में महाशक्तियों की बीजिंग में 10 से 11 जुलाई को अफगान शांति वार्ता पर बैठक हुई और इसमें भी अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर अपने सामरिक महत्व को दर्शाते हुए बैठक के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और इसमें कहा कि अफगान नेतृत्व यानी अफगान ओन्ड, अफगान लेड और अफगान जो पार्टनरशिप वाली सुरक्षा प्रणाली है उसका विकास होना चाहिए। तो अफगान नेतृत्व, अफगान स्वामित्व वाली और अफगान की जो सुरक्षा प्रणाली खुद की है उसका विकास होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके शांति का एक कार्य ढांचा यानी स्ट्रक्चर ऑफ पीस
बना लेना होगा, ऐसा इस बैठक में कहा गया। बीजिंग में अफगान शांति प्रक्रिया को लेकर हुई बैठक में अपेक्षा की गई कि अफगानिस्तान में पीस एजेंडा व्यवस्थित हो, जिम्मेदारीपूर्ण हो और जो सुरक्षा स्थानांतरण है, यानी जो नाटो या अमेरिका ने जिस तरीके से अभी वहाँ सुरक्षा का दायित्व ले रखा है, वो अफगानिस्तान को जो दिया जाए, यानी सुरक्षा स्थानांतरण हो, उसकी गारंटी देने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें भविष्य के लिए समावेशी राजनीतिक व्यवस्था, एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल ऑर्डर का ऐसा व्यापक प्रबंध करने की बात की गई जो सभी अफगानों को स्वीकार्य हो। इस बैठक में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने प्रासंगिक पक्षों से, जो भी रेलिवेंट इसमें शेयर होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, उनसे शांति के इस अवसर का लाभ उठाने और तत्काल तालिबान, अफगानिस्तान सरकार और अन्य अफगानों के बीच अंतर अफगान बातचीत यानी इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू करने को कहा। ये जो बीजिंग में बैठक हुई शांति वार्ता को लेकर के, तालिबान शांति वार्ता को लेकर, चीन ने पहली बार माना है कि उसने बीजिंग बैठक में अफगानिस्तान तालिबान के मुख्य शांति वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अपने देश में आमंत्रित किया। बरादर और चीनी अधिकारियों के बीच अफगानिस्तान में शांति बहाली और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर व्यापक बातचीत हुई। यहाँ हमें यह भी जानना चाहिए कि बरादर ने 4 अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1994 में तालिबान का गठन किया था और पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल ही बरादर को जेल से रिहा किया था। मुल्ला बरादर को तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला उमर के बाद सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। साल 2001 में तालिबान सरकार के गिरने तक वह अफगानिस्तान में कई पदों पर रहा। पाकिस्तान जेल से रिहाई के बाद मुल्ला बरादर की अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि जाल्मे खलीलजाद के साथ बातचीत हुई है। तालिबान की मुख्य मांग है कि अफगानिस्तान से विदेशी सुरक्षा बल बाहर चले जाएं। तालिबान से उसकी इस मांग के बदले में यह सुनिश्चित करने को कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवादियों के अड्डे के रूप में इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान में सुलह कराना चाहता है। दोनों ही संघाई सहयोग संगठन के भाग हैं और दोनों चीन के सामरिक हितों के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा चीन के शिजियांग प्रांत से प्रशासन की जातियों से भागकर उइगुर मुसलमान अफगानिस्तान में शरण ले रहे हैं और उइगुर मुसलमानों के अफगानिस्तान में ISIS खुरासान या ISIS के साथ लिंक हो सकते हैं और उस लिंक के चलते सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जिस तरीके से अव्यवस्था फैलाई जा सकती है या नार्को टेररिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, धार्मिक कट्टरता और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को सेंट्रल एशिया में बढ़ावा मिल सकता है। इसके चलते बीजिंग चाहता है कि वह अफगानिस्तान में एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया को बढ़ावा देने में अपना योगदान करे और इसीलिए चीन की रणनीति भी है कि वह अफगानिस्तान शांति वार्ता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की तलाश करता रहे। अब जानते हैं 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच में हुए शांति समझौते के बारे में, जो कि दोहा में हुआ था। हार्ट ऑफ एशिया कहे जाने वाले अफगानिस्तान के राजनीतिक सामरिक भविष्य की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई। इस समझौते में अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि यदि तालिबान ने समझौते के अनुसार शांति बहाली में सहयोग किया तो अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ 14 माह के भीतर अपनी पूरी सेना अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेगा। इस समझौते में हिंसा में कमी लाने के लिए एक 7 डेज सीज फायर की शर्त रखी गई तालिबान के सामने कि यदि 1 सप्ताह तक तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में कोई हिंसक आतंकी गतिविधि नहीं देखी जाती है तो इससे तालिबान की शांति बहाली के प्रति प्रतिबद्धता का मापन अमेरिका कर लेगा। और इस समझौते की एक अन्य खास बात यह भी है कि इसमें अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान तथा साथ ही अफगानिस्तान के सशस्त्र जनजातीय समूहों के मध्य पहली बार अंतरा अफगान वार्ता यानी इंट्रा अफगान डायलॉग करने पर बल दिया गया। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक तालिबान लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अफगान सरकार से किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए तैयार नहीं था। तालिबान अफगानिस्तान को लेकर अभी तक एक खास स्वायत्तता, प्रभुत्व और एकाधिकार की भावना से ग्रसित रहा है। अफगानिस्तान के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की
तालिबान की मंशा कई अवसरों पर प्रकट होती रही है। तालिबान को लगता है कि वो अफगान इस्लामिक राष्ट्रों के सच्चे हितों का सच्चा प्रहरी है और अफगानिस्तान की इस्लामिक संस्कृति को दूषित न होने देना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यह बात अमेरिका को कहाँ तक एक्सेप्टेबल होगा? तो अमेरिका ने शांति वार्ता को बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए अपनी एक्टिविज्म को आगे बढ़ाया और ये जो शांति समझौता हुआ 2020 में, इसमें कहा गया कि अमेरिका अफगानिस्तान में वर्तमान के अपने 13,000 सैनिकों की संख्या में कमी कर उसे 8500 कर देगा। इस समझौते में तालिबान ने अपनी इच्छा सामने रखते हुए कहा था कि अफगान जेलों में बंद 5000 तालिबान लड़ाकों को रिहा किया जाए और इस बात के लिए अफ़गान सरकार सहमत होगी कि नहीं, इस पे उसको सस्पिशन भी था, लेकिन बाद में यह चीज़ सामने आई और इस प्रकार से अफ़गान जो शांति वार्ता है या तालिबान जो पीस प्रोसेस है उसको लेकर के प्रयास जारी रहे। अब जानते हैं सितंबर 2020 में अफ़गान और तालिबान पीस प्रोसेस पे जो अनौपचारिक स्तर पर वार्ता शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिका की प्रमुख भूमिका रही उसको आगे बढ़वाने में, उसके बारे में। अफ़गान शांति वार्ता 12 सितंबर 2020 को अफ़गान सरकार और तालिबान के बीच कतर में शुरू हुई थी। चूंकि तालिबान अफ़गान सरकार से लंबे समय तक बातचीत नहीं करता रहा है और सितंबर 2020 में कतर में अनौपचारिक वार्ता के लिए राजी हुआ, इससे अफ़गानिस्तान में शांति की नई आशा लोगों के मन में जगी। इस वार्ता को अमेरिका का समर्थन प्राप्त रहा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी इस वार्ता में शामिल हुए थे और इससे दोहा शांति वार्ता के महत्व का पता चलता है। यह वार्ता इसलिए भी शुरू हो पाई कि तालिबान ने 1000 अफगान सैनिक रिहा किए, वहीं अफगानिस्तान ने अपनी जेलों में बंद 5000 तालिबानी लड़ाकों को रिहा किया। फरवरी 2020 में दोहा में ही अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते में तालिबान ने अपने लड़ाकों को छोड़ने की बात कही थी और उसकी मांग की थी। अब जानते हैं तालिबान और अफगान शांति वार्ता पर आयोजित मॉस्को समिट के बारे में, जो मार्च 2021 में आयोजित हुआ था। 19 मार्च 2021 को अफगानिस्तान और तालिबान शांति वार्ता पर मॉस्को समिट का आयोजन किया गया था और इसमें तालिबान डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल के जिन सदस्यों ने भाग लिया था उसमें शामिल थे पश्चिमी हेरात के भूतपूर्व गवर्नर खैरुल्लाह खैरख्वा, तालिबान के निगोशिएटिंग टीम यानी वार्ताकार टीम के सदस्य सुहेल शाहीन और तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के प्रवक्ता मोहम्मद नाईम। इस बैठक में अफगान सरकार और तालिबान ने शांति वार्ता को गति देने की बात की। वहीं अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में दोनों पक्षों यानी अफगानिस्तान और तालिबान से तत्काल युद्ध विराम सीज फायर करने की बात कही। इस पर अफगानिस्तान के हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला ने कहा था कि हम शांति वार्ता को पूरी तेजी देने के लिए तैयार हैं। मॉस्को बैठक के बाद जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट जो था, जिसे अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने जारी किया था, उस साझे वक्तव्य में अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात यानी इस्लामिक किंगडम की बहाली की संभावना को सिरे से नकार दिया गया और यह जगजाहिर है कि तालिबान का घोषित मकसद इस्लामी अमीरात की फिर से स्थापना है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में महिलाओं, बच्चों, युद्ध पीड़ितों और अल्पसंख्यकों समेत अफगानिस्तान के सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताई थी। और अब अंत में जानते हैं कि एक स्टेबल और पीसफुल और प्रॉस्परस अफगानिस्तान को बनाने में महाशक्तियों का जो योगदान है वो कहाँ तक हो सकता है, क्या वो उसके लिए ईमानदार प्रयास कर सकते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो यह सबको पता है कि अमेरिका में जिस तरीके से तालिबान या अल कायदा ने जिस तरीके से उसके हितों को चोट पहुंचाई और तालिबान को निस्तेनाबूद करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम चलाया और अफगानिस्तान में लगातार जो है नाटो की फोर्सेस को तैनात रखा, तो वहाँ पर उसके मंसूबे साफ हैं कि वह एक स्टेबल अफगानिस्तान को तो चाहता ही है। वहीं दूसरी तरफ अगर रूस की बात करें तो रूस और अमेरिका की शत्रुता किसी से छुपी नहीं है। हर फ्रंट पर अमेरिका रूस का विरोध करता है और रूस अमेरिका का विरोध करता है, चाहे वो G8 समिट हो, उससे बाहर निकला रूस, उसमें अमेरिका की जो भागीदारी रही या अमेरिका का जो स्टैंड रहा वो भी सबने देखा।
इसके साथ साथ काटसा एक्ट के तहत अपने अमेरिका ने रूस को अपना शत्रु भी घोषित किया। तो रूस ने अपना इंटरेस्ट बढ़ाया अफगानिस्तान में, और उसके पीछे एक प्रमुख रीज़न ये भी है कि मध्य एशिया में जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी है, और मध्य एशिया की सुरक्षा, ये दोनों रूस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ चूँकि रशिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, तो ऐसे में रशिया चाहता है कि अगर अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान में ISIS जैसे संगठन या अन्य जो इस्लामिक जिहादी संगठन हैं, या ऐसे कहें कि जो ट्रांसनेशनल इस्लामिक नेटवर्क है, अगर वो मध्य एशिया में सक्रिय हुआ या नार्को टेररिज्म बढ़ा, तो उससे रूस के हित प्रभावित होंगे। इसलिए रूस अपने इंटरेस्ट को चाहता है कि वो प्रोटेक्ट हो, और उसने अफ़गानिस्तान में अपनी रुचि दिखाई है। वहीं चीन और अमेरिका के बीच में जो दुश्मनी है वो भी जग जाहिर रही है। चीन भी चाहता रहा है कि उसके इंटरेस्ट वहाँ पर सुरक्षित हों, और उइगुर मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में उसने अफ़गानिस्तान को एक बेहतर शांति प्रक्रिया से जोड़ने के लिए सोचना शुरू किया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो तमाम देश हैं, जो महाशक्तियां हैं, और अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान में भी जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं और उन आतंकी हमलों से पाकिस्तानी नागरिक मारे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर है कि वो तालिबान की हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अपना जो दायित्व है या अपना जो योगदान है वो प्रस्तुत करे। तो जब तक इन सब देशों की एक प्रतिबद्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती बेहतर तरीके से, तब तक अफ़गानिस्तान की समस्या का बेहतर और स्थायी समाधान नहीं हो सकता। और इस मामले में भारत की सबसे अच्छी स्थिति रही है, और वह यह रही है कि भारत हर प्रकार के विवाद से दूर उसने अफ़गानिस्तान के विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया। अफ़गानिस्तान को डेवलपमेंटल पार्टनरशिप के नाम पर बहुत डोनेशन दिया, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के तमाम काम किए, जिसे पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, अफगानिस्तान के विकास में भारत ने बहुत बड़ा योगदान किया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब सभी देश यह ठान लेंगे कि अफगानिस्तान केवल जो अफगानिस्तान के लिए ही यह ज़रूरी नहीं है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा और वहाँ पे जो तालिबानी संगठन है उनका खात्मा हो, बल्कि पूरे विश्व की शांति के लिए यह ज़रूरी है, और उसके लिए वो काम करेंगे तो धीरे धीरे इस समस्या का समाधान होगा। अब बारी है आज के सवाल की, और जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। गोल्डन क्रिसेंट यानी स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से देश शामिल हैं, और ये देश वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए क्यों घातक हैं?